हेलो एस्पिरेंट्स, एम सिविल सर्विसेज के यूट्यूब चैनल में मैं अभिषेक कुमार आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हम एक सीरीज़ लेके स्टार्ट कर रहे हैं, हमने अब तक 2 लेक्चर्स देख लिया है इस सीरीज़ में, जो कि है पॉलिटी का, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम यानी कि 9 फरवरी को जो एग्ज़ाम होने वाला है CGPSC 2024 का, उसके मद्देनज़र हमने बनाया। तो हमने अब तक 2 चीज़ें देख ली, ठीक है। एक तो बेसिक्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कि संविधान का मूल क्या है, और दूसरी चीज़ क्या देखी है हमने, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि यानी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड स्टार्ट किया था, तो जिसमें हमने अब तक 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट देखा है। आज हम ईस्ट इंडिया कंपनी के जो रूल था यानी 1857 तक का, उस बीच में और जितने एक्ट्स हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है उनको देखेंगे। तो सबसे पहला एक्ट जो हमारे लिए है आज इंपॉर्टेंट, वो है 1784 का पिट्स एक्ट। देखिए, इसके बीच में 1781 का भी एक्ट आया था, पर वो इम्पॉर्टेंट नहीं है आपके लिए उतना ज़्यादा अभी प्रीलिम्स के बेसिस पे। तो देखिए, 1784 का जो पिट्स एक्ट है वो क्यों आया। तो हमने पहला एक्ट रेगुलेटिंग एक्ट क्यों बनाया था, क्योंकि हमें क्या चाहिए था, मतलब ब्रिटिशर्स को बेसिकली क्या चाहिए था, एक ऐसा कंट्रोलिंग अथॉरिटी जिसके तहत जो करप्शन है उसको कंट्रोल किया जा सकता है, जो भ्रष्टाचार है उसे रोका जा सकता है। पर क्या वो रुका? नहीं, अभी तक नहीं रुका। तो उसी लिए ईस्ट इंडिया कंपनी का हेडक्वार्टर वापस गया किसके पास? ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर के पास। ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर उस समय थे पिट्स द यंगर। तो पिट्स ने आइडिया दिया, इसीलिए इस एक्ट को हम बोलते हैं पिट्स इंडिया एक्ट, ठीक है। तो इसमें हुआ क्या था इंपॉर्टेंट, देखिए सबसे पहले पॉइंटर हुआ कि आपने अभी तक देखा कि COD यानी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बनाया गया था, जिसका काम था एवरी पेनी, मतलब हर वो पैसा जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल रहा है उसका लेखा जोखा कहाँ देना? हेडक्वार्टर को देना। पर उसके थ्रू अभी भी क्या हो रहा था कि एक्चुअल अमाउंट नहीं पता चल रहा था। तो क्या किया गया, यहाँ पे डबल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट बनाया गया। बेसिकली डबल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट का क्या मतलब है, मतलब एक बना COD जो कि बना हुआ था, दूसरा बना बोर्ड ऑफ कंट्रोल जिसे हम बोलते हैं नियंत्रक मंडल, ठीक है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ठीक, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की निदेशक मंडल, और यह है नियंत्रक मंडल हिंदी में। तो बेसिकली इसका मतलब क्या है बोर्ड ऑफ कंट्रोल का? बोर्ड ऑफ कंट्रोल का मतलब है कि वो ग्रुप जो कि पॉलिटिकल अफेयर्स पे अब फोकस करेगा। तो ये कहाँ से आते थे? ये पार्लियामेंट के द्वारा अपॉइंट होते थे। तो पार्लियामेंट के द्वारा अपॉइंट होते थे, तो ये डायरेक्टली रिपोर्ट किसको करते थे? पार्लियामेंट को। किस अफेयर्स में? पॉलिटिकल अफेयर्स में। और COD को अब क्या काम बचा? अब कमर्शियल यानी वाणिज्यिक, यानी व्यापार वाणिज्य, इससे रिलेटेड जो भी काम था अब COD देखेगी। लेकिन जो भी आपका टैक्स का कलेक्शन हो रहा है, जो भी लॉज बन रहा है, रूल्स बन रहे हैं, वो सब कौन देखेगा अब? BOC यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ठीक है। तो ये 2 अलग अलग बॉडी बनाई गई जिनके द्वारा हम गवर्नमेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो डबल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इसलिए इसे बोलते हैं COD और BOC के कारण, ठीक है। तो इस एक्ट में बस यही एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 2 बॉडी बनी, BOC एंड COD, ठीक है। अब अगला एक्ट देखते हैं हम। देखिए अगला एक्ट जो है ना, अब हमारे पास आने वाला है चार्टर एक्ट्स, इंपॉर्टेंट वाले। तो देखिए इंपॉर्टेंट वाले चार्टर एक्ट्स में 3 इंपॉर्टेंट चार्टर एक्ट्स हैं। चौथा इंपॉर्टेंट नहीं है उतना ज़्यादा, क्योंकि उससे कई बार क्वेश्चंस नहीं आए और उतना ज़्यादा कुछ उसमें चेंजेस भी नहीं हुआ था। तो वैसे 4 चार्टर एक्ट कब कब आए थे? 1793, 1813, 1833 और 1853। ये 4 चार्टर, ठीक है। मैंने आपको बताया था चार्टर एक्ट क्या होते हैं, स्पेसिफिक टाइम के लिए दिया जाता है। तो 20-20 साल का गैप है, देखिए 93 के बाद 13 में 20 साल, 13 से 33 20 साल, 33 से 53 आए, 33 से 53 20 साल, ठीक है। इसके बाद ये लास्ट चार्टर एक्ट था। इसके बाद तो खैर 1857 में रिवोल्ट हो गया,
पर उसके बीच में इसको तब भी हम लोग इसको लास्ट चार्टर एक्ट ही बोलते हैं, और ऐसा क्यों है ये मैं आपको आगे बताऊंगा। देखिए अब चार्टर एक्ट्स में इंपॉर्टेंट कौन कौन से है, तो 1813, 1833 और 1853। मोस्ट इंपॉर्टेंट है 1833। ठीक है, 1833 से क्वेश्चन आने की उम्मीद सबसे ज़्यादा होती है, बाकी 1813 और 1853 से भी कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। चलिए अगला एक्ट देखते हैं हम, 1813 का चार्टर एक्ट। देखिए इसमें दो ही चीज इंपॉर्टेंट था। एक, सबसे पहला पॉइंट कि मोनोपोली एंड हुई। ठीक है, यानी ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी इसकी मोनोपोली को एंड कर दिया गया। एक्सेप्ट, तीन चीज को एक्सेप्शन माना गया था। चाय, अफीम और ट्रेड विद चाइना, यानी वे चाइना के साथ व्यापार, टी, ओपीएम एंड ट्रेड विद चाइना। इन तीनों चीजों पे अभी भी पावर मोनोपोली किसके पास थी, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। बाकी सारा ट्रेड, ठीक है, चाहे वो मसालों का हो, चाहे वो कपड़ों का हो, चाहे वो किसी और चीज का हो, वो सब अब डिस्ट्रीब्यूट होगा किसके बीच में, बाकी दूसरी कंपनीज भी आके। यानी कि यहाँ पे क्या बढ़ा, कंपटीशन बढ़ा। ठीक है, ऐसा हुआ क्यों, क्योंकि देखिए आपको दिखेगा कि ये टाइम पीरियड में अब पावर कहाँ शिफ्ट हो चुका है, लॉ बनाने का पार्लियामेंट के पास। अभी हमने देखा ना 1813 से पहले, ईस्ट इंडिया एक्ट के टाइम से, कि अब पावर शिफ्ट हो रही है कहाँ पे, पावर शिफ्ट हो चुकी है पार्लियामेंट के पास। तो पार्लियामेंट अब क्या कर रही है, लॉज बना रही है। तो लॉ बनाएगी तो पार्लियामेंट में जब डिबेट होगा तो दोनों दो लोग होते हैं ना, एक तो अपोजिशन भी होता है और एक जिसकी सत्ता होती है। तो अपोजिशन ने क्या किया, दबाव बनाया, बोला कि क्यों, जब टैक्स आप बाकी कंपनियों से भी ले रहे हैं तो एक ही कंपनी को इतना फायदा क्यों ट्रेड करने का, तो मोनोपोली आप एंड करिए। इसी कारण ये मोनोपोली एंड हुई थी। ठीक है, मोनोपोली एंड होने का कारण था कि जो अपोजिशन पार्टी थी ब्रिटेन में, ब्रिटिश पार्लियामेंट में, उसने बताया कि भैया जो टैक्सेशन आप बाकी कंपनियों से भी ले रहे हैं, ठीक है, तो वो कंपनियां भी तो बोल रही हैं कि हमें भी व्यापार करने का मौका मिलना चाहिए, हमें भी प्रॉफिट कमाने का मौका मिलना चाहिए। तो इसीलिए इनकी मोनोपोली को एंड कर दिया गया। ठीक है, सिवाय तीन चीजों के, चाय, अफीम और चाइना के साथ व्यापार। दूसरा पॉइंटर इंपॉर्टेंट क्या है, सेकंड पॉइंट, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पहली बार सॉवरेनिटी, सॉवरेनिटी ऑफ द क्राउन असर्ट किया गया। इसका मतलब क्या है कि संप्रभुता यानी पावर, मतलब बेसिकली किसका, लेजिस्लेट करने की पावर, ये किसको दी गई, ये दी गई क्राउन को। मतलब क्राउन के अधीन ही अब पावर, यानी जो भी अब एग्रीमेंट्स होते थे, जो भी अब लॉ बनते थे, वो किसके अधीन होते थे, किसके साइन के बाद बनते थे, वो बनते थे क्राउन के। ठीक है, तो सॉवरेनिटी असर्ट किया। देखिए टेरिटरी और सॉवरेनिटी में अंतर है, टेरिटरी नहीं बना था ये अभी, अभी भी टेरिटरी किसके अधीन था, ईस्ट इंडिया कंपनी, और इंडिया अलग था। ठीक है, टेरिटरी कब बनेगा क्राउन का, ये बनेगा आफ्टर 1857। ठीक है, उसके बाद भारत पूरी तरह से किसके अधीन हो जाएगा, ब्रिटिश क्राउन के अधीन। ठीक, यानी रानी के अधीन। तो ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो 1813 के चार्टर एक्ट में आपको पढ़ना होगा। इसके बाद हम पढ़ते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसके बाद आता है 1833 का चार्टर एक्ट। देखिए 1833 का जो चार्टर एक्ट था वो कई मायनों में बहुत सारा लैंडमार्क भी बोलते हैं हम इसको, चेंजेस लाया। जैसे सबसे पहला, पहली बार सेंट्रलाइज हो गया पूरी तरह। ठीक है, यानी केंद्रीकरण हो चुका है, यानी कि पावर किसके पास चली गई, किसी एक के पास। तो एक के पास यानी अब जो गवर्नर, जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे वो अब कहलाने लगे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, तो आपका पहला सवाल आज का कि पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे। आप ये इसका आंसर कमेंट में कमेंट करिए, जिनका आंसर सही होगा मैं उनको हार्ट दे दूंगा, तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा आंसर सही है। ठीक है, तो पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे, ये आपका सवाल है।
तो देखिए सेंट्रलाइज्ड पावर होने का मतलब क्या है कि जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है ना, इनको सिविल प्लस मिलिट्री प्लस लेजिस्लेटिव तीनों पावर मिल गई, ठीक है। एक्सक्लूसिव पावर, यानी कि जो बॉम्बे इनकी पावर खत्म हो गई, डिप्राइव हो गई, अब ये इनके अधीन ही हो गए, ठीक है। तो यानी कि पूरा सेंट्रलाइज्ड पावर हो गया। ये चीज़ आपको आज भी दिखेगा, जो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं वो प्रेसिडेंट क्या होते हैं, मिलिट्री हेड भी होते हैं, ठीक है। ये तो कम खत्म हो गया, लेकिन सिविल हेड और मिलिट्री हेड आज भी हमारे प्रेसिडेंट होते हैं, ठीक है। तो सेंट्रलाइज हो गया पावर, मतलब जो लेजिस्लेटिव पावर था ना वो हो गया बंगाल में, यानी बंगाल में बैठने वाले गवर्नर के पास, यानी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के पास। ये पहला पॉइंट था चार्टर एक्ट में। दूसरा पॉइंट, यहां पे मोनोपोली पूरी तरह एंड हो गई, अब किसी भी चीज का मोनोपोली नहीं बचा, ठीक है। तो दो पॉइंट पे पता चल गया आपको कि एक तो लेजिस्लेट करने का पावर मिल गया, सेंट्रलाइज्ड हो गया। तो पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने, आपको बताना है कि कौन थे। फिर मोनोपोली पूरी तरह एंड हो गया, किसका, ईस्ट इंडिया कंपनी का। तो अब ईस्ट इंडिया कंपनी क्या बन गई, सिर्फ और सिर्फ प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बन गई, ठीक है। सिर्फ क्या करने का काम हो गया इनका, एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन करने का काम, ठीक है। अब ये लोग कमर्शियल बॉडी नहीं रहे, व्यापारिक बॉडी अब नहीं बचे। तो क्या हो गया, यहां से आपको दिख गया दो चीज। एक और चीज हुआ था, देखिए क्या होता है कि अभी भी ये पूरी तरह से पावर जो है ना ईस्ट इंडिया कंपनी से खत्म नहीं हुई है। ऐसा लग जरूर रहा है कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी का कोई पावर नहीं बचा, पहले ही उनसे आपने टैक्सेशन और पॉलिटिकल पावर ले लिया, फिर बचा था कमर्शियल पावर, वो भी इसमें चला गया, तो कोई पावर बची नहीं। पर लेकिन ऐसा गलत था, यहाँ तक अभी भी इनके पास कुछ पावर थी। क्यों थी बताता हूँ, देखिए क्या होता है, ये सारे जो लॉ बन रहे हैं ना, ये लॉ इम्प्लीमेंटेशन करने का काम, यानी इसको लागू करने का काम कौन करता है, जो ऑफिसर्स होते हैं, ऑफिसर्स यानी आईसीएस ऑफिसर्स, जो आज अब आईएएस ऑफिसर जिनको बोलते हैं। तो इंडियन कोऑर्डिनेटेड सर्विसेज पहले होता था। तो ये क्या होता था ना कि जो ये लोग हैं, ये जो भी लॉ बनाएंगे, ये पालन कौन करवाएगा, लागू कौन करवाएगा, ये ईस्ट इंडिया कंपनी के एम्प्लॉयज का चेक एंड बैलेंस करने का काम कौन करेगा, ये। तो जब ये इंसान किसी के प्रति वफादार हो तो फिर वो उसके प्रति कुछ भी गलत चीज नहीं सुनेगा ना। तो क्या होता था कि जो आईसीएस ऑफिसर्स बनते थे इससे पहले, ठीक है, तो वो आईसीएस ऑफिसर्स कैसे बनते थे, वो डायरेक्टली अपॉइंट नहीं होते थे, मतलब एग्जाम वगैरह के थ्रू नहीं होते थे। एक लेटर ऑफ रिकमेंडेशन मिलता था, मतलब एक लेटर रिकमेंड किसके द्वारा किया जाता था, सीओडी, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा, कि जाइए आप जाके इंग्लैंड में एक कॉलेज है, उस कॉलेज का आपको नाम बताना है, कमेंट में सर्च करिएगा गूगल में कि कौन सा कॉलेज था जो आईसीएस प्रोड्यूस करता था, ठीक है, बिफोर 1853, 1853 से पहले तक। तो क्या होता था कि आईसीएस ऑफिसर्स कैसे बनते थे, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स एक लेटर ऑफ रिकमेंडेशन देते थे, वो लेटर ऑफ रिकमेंडेशन ले जाके जो आईसीएस जिनको बनना होता था वो उस कॉलेज में अप्लाई करते थे, उस कॉलेज में वो डिग्री लेते थे और डिग्री लेने के बाद वो अपॉइंट होते थे आईसीएस ऑफिसर की तरह, ठीक है। इसी को खत्म करना जरूरी था, क्योंकि अगर आप किसी के लेटर ऑफ रिकमेंडेशन से आएंगे तो ऑटोमेटिक है कि आप उसके प्रति वफादार हो जाएंगे। तो यही काम यहाँ पे भी हो रहा था। तो इसको खत्म करने के लिए ट्राई किया गया पहली बार ओपन कंपटीशन का। पर ये लागू इस समय नहीं हुआ ना, इसीलिए ये लास्ट चार्टर एक्ट नहीं कहलाता। अगर यहाँ से चालू हो जाता ना तो यही लास्ट चार्टर एक्ट हो जाता। इसका कारण मैं आगे वाले में बताता हूँ। यहाँ पे पहली बार कोशिश की गई कि एक ओपन कंपटीशन इंट्रोड्यूस किया जाए, जिसके माध्यम से आप आईसीएस ऑफिसर, यानी कि आज जो आप यूपीएससी, स्टेट पीएससी का एग्जाम देते हैं ना, ये एक ओपन कंपटीशन है। कोई भी इंसान जो भी बनना चाहता है वो उस एग्जाम को अप्लाई कर सकता है, उसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के हिसाब से, और उस एग्जाम को क्रैक करने के बाद वो इंसान उस पोस्ट को पा सकता है, ठीक है। पर पहले ऐसा नहीं होता था, तो इस चीज को खत्म करना जरूरी था।
ठीक है, तो ये था हमारा 1833 का चार्टर एक्ट। इन 3 पॉइंट्स में से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपके लिए अभी तक मैंने 2 क्वेश्चन दिया। एक तो पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे बताना है आपको कमेंट में, और दूसरा वो कौन सा कॉलेज था जो कि डिग्री देता था आईसीएस को। ठीक है, लंदन में स्थित था, आप सर्च करिएगा मिल जाएगा। अगला चार्टर एक्ट है 1853 का चार्टर एक्ट। ठीक है, इसे हम लास्ट चार्टर एक्ट भी बोलते हैं। ठीक है, लास्ट चार्टर एक्ट क्यों बोलते हैं हम इसे, क्योंकि आपको अभी मैंने जैसे बताया ना कि ओपन कंपटीशन इंट्रोड्यूस करने की बात की गई थी, यहां पे इंट्रोड्यूस हो गया था। ठीक है, ओपन कंपटीशन फॉर आईसीएस इंट्रोड्यूस हो गया। तो पहले फर्स्ट इंडियन आईसीएस ऑफिसर कौन थे, ये आपका आज का तीसरा सवाल। आपको बताना है कमेंट में कि पहले इंडियन कौन थे जो कि आईसीएस एग्जाम क्रैक किए थे। ठीक है, ओपन कंपटीशन में, क्योंकि यहाँ पे इंडियंस को भी अलाउ कर दिया गया था। इंडियंस को भी अलाउ किया गया था कि वो भी आईसीएस ऑफिसर बन सकते हैं। तो आपको बताना है कि पहले इंडियन कौन थे जो कि आईसीएस ऑफिसर बने थे। ठीक है, तो इसके कारण क्या हुआ ना कि जब ओपन कंपटीशन हो गया तो अब वो किसी के प्रति वफादारी नहीं शो करेंगे। जो भी बनेगा वो मेरिट के बेसिस पे बनेगा। तो जब मेरिट के बेसिस पे बनेगा तो जिस एग्जाम जो कंडक्ट करवा रहा है, ठीक है, जैसे अगर आप यूपीएससी या पीएससी क्रैक करते हैं तो आपकी जवाबदारी किसके प्रति होगी, यूपीएससी या पीएससी के प्रति। ठीक है, या जो उस एग्जाम को कंडक्ट करवा रहा है उसके प्रति। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि इस एग्जाम को कौन कंडक्ट करवा रहा है, पार्लियामेंट या ब्रिटेन करवा रहा है। तो यहाँ से जो भी ऑफिसर बनेंगे वो डायरेक्टली रिपोर्ट कहाँ करेंगे, ब्रिटेन में। तो अब जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी ना, उसे कोई भी पावर बचा ही नहीं, क्योंकि अब उसके मेंबर्स जो ऑफिसर्स थे वो भी अब डायरेक्टली उसको रिपोर्ट नहीं करते थे। इसीलिए इसे हम बोलते हैं लास्ट चार्टर एक्ट, क्योंकि अब एक तरह से डमी की तरह काम कर रहा था कौन, ईस्ट इंडिया कंपनी। तो दूसरा पॉइंट यहां से निकलता है कि ये एक इनडेफिनेट टाइम के लिए बोल दिया गया। ठीक है, कि अब ये फिक्स टाइम नहीं बताया गया, जैसे अभी तक 20-20 साल का टाइम दिया जा रहा था, अब इसमें बताने की जरूरत ही नहीं पड़ी। ईस्ट इंडिया कंपनी को बोल दिया गया कि अब जब भी हमारा मन करेगा, यानी ब्रिटेन का जब भी मन करेगा वो आपसे सारी पावर्स ले लेंगे। ठीक है, तो इसीलिए इसे हम लास्ट चार्टर एक्ट भी बोलते हैं। और यहाँ पे पहली बार एक और चीज हुआ, इंट्रोडक्शन हुआ किसका, इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल का, जिसका काम था गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के साथ मिलके लेजिस्लेट करना, यानी विधायिका बनाना। ठीक है, तो ये उनको सपोर्ट करने के लिए ग्रुप बना था। तो इंडियंस को अलाउ कर दिया गया था इसमें भी। ठीक है, इंडियंस वर अलाउड इन लेजिस्लेटिव काउंसिल एज वेल। ठीक है, उनको एग्जीक्यूटिव काउंसिल में अभी भी इंडियंस को नहीं अलाउ किया गया, लेकिन हाँ लेजिस्लेटिव काउंसिल में बुलाया जाने लगा। लेकिन डायरेक्टली इनपुट नहीं दे सकते थे, सिर्फ और सिर्फ एडवाइजरी इनपुट दे सकते थे। ठीक है, तो ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट था 1833 का। तो यहाँ से हमारा ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल समाप्त होता है। अब हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद 1857 में जो क्रांति हुई, उसके बाद जो पावर शिफ्ट हुआ और पावर किसके पास चला गया, ब्रिटिश क्राउन के पास। तो अब जो हम रूल पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे क्राउन रूल। ठीक है, तो जितने भी एक्ट्स अब आएंगे वो इंपॉर्टेंट एक्ट्स हैं। जैसे आप पढ़ेंगे 1858 का एक्ट, फिर पढ़ेंगे आप उसके बाद इंपॉर्टेंट एक्ट में 1909, 1919, 1935 और 1947। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्ट्स हैं। इसके बीच में और भी एक्ट्स आए थे पर वो उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, उनकी कुछ पॉइंटर्स होंगे जो मैं आपको बता दूंगा। बाकी अभी आपको मैंने ईस्ट इंडिया कंपनी रूल का पूरा इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स सारे बता दिए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर्स अच्छे लगे होंगे। तो अगर आपको ये लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ इन्हें लाइक करें। ठीक है, अपने दोस्तों यारों और सहपाठियों के साथ शेयर करें, जो भी इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हो उनके साथ। फिर साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि आपको आने वाले नोटिफिकेशन मिलते रहें। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में
लिंक प्रोवाइड है जैसे फेसबुक का, इंस्टाग्राम का, टेलीग्राम का, व्हाट्सएप का, तो आप उसके माध्यम से भी हमसे जुड़ सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं डायरेक्टली तो आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं। आपको कॉल नंबर फ्लैश हो जाएगा, यहाँ पे जो फ्लैश हो रहे होंगे वो कॉल नंबर में आप कॉल कर सकते हैं सुबह 10 बजे से शाम को 7 बजे तक। उसके अलावा आप चाहें तो मुझसे हमारे कोचिंग के एड्रेस पे आके भी मिल सकते हैं। आप गूगल में सर्च करिए एम सिविल सर्विसेज, आपको एड्रेस मिल जाएगा। ठीक है, चलिए, अगर आपको ये सब अच्छा लगा तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें अब हम पढ़ेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद का रूल, यानी 1858 के बाद का रूल। ठीक है, तब तक के लिए टेक केयर एंड आपको थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।